आप लोग टेंशन मत लेना, मैं सीरियसली हास्य रस का ही कवि हूँ। हाँ, नहीं तो आप टेंशन में आ जाओ, बोलो यार ये तो, मैं ज़्यादा चिल्ला के भी नहीं बोल सकता, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा अवनीश भाई तुम्हारे जैसा, नहीं तो मेरे फेफड़े फट के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि चेचिस गवा नहीं करता बिल्कुल भी, और मैं सीरियस होने की कोशिश भी नहीं करता। 2, 5, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रह सकता सीरियस, नहीं तो मेरी लुगाई मेरे को आईसीयू में भर्ती क्योंकि हम हमारी लुगाई के सामने नहीं बोल सकते, इसलिए तो यहाँ आकर के हम आपके सामने बोल रहे हैं, इतनी माथा पोड़ी कर रहे हैं। ये पहले 6 फुट के थे, बाकी ये बात सहन कहने की सहन जरूरत कर नहीं। करके मैं इतना हो गया हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि स्त्री जो है वो शक्ति है और पुरुष जो है वो सहन शक्ति है। हम हास्य रस के कवियों की जो पत्नियां होती है वो भी दुखी होती है, क्योंकि हम ढंग का लिख नहीं पाते उनके लिए। हाँ, ये मेरी व्यक्तिगत पीड़ा है, और सरस्वती की झूठ नहीं बोलूंगा। अरे वाह यार, सही में राकेश भैया, सीरियसली आप लाड़ी से बात कर जो आपके अधिकार पूछ जो, वो कहेगा कि इनसे कहीं नहीं लिखा। उनके साथ तो और 10 साल दिक्कत है, वीर रस के कवि है वो। आप तो कहीं भी लिख सकते हो, मतलब कभी पत्नी चाहती है रोमांस कर लें तो वो कहते हैं भारत माता की जय। जय जयकार लगवा दे। जसवंत भाई गीत लिखते हैं बहुत अच्छे, इनका नया नया ब्याह हुआ, सुहागरात के टाइम इनने कुछ बोले 4 पंक्तियां पढ़ दी, तो भाभी जी ने बोला कि वाह वाह, बोले वाह वाह गया, ताली बजा। बहुत बढ़िया, रिस्पॉन्स तो दे। आप लोग कम हो, लेकिन हमको अच्छा आनंद आ रहा है। आदरणीय ओपी यादव जी बैठे हुए हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। खाली कम बजट के कवि सम्मेलन खाली यही नहीं कराते हैं। बहुत बढ़िया, अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये पारिवारिक कार्यक्रम हो रहा है, सीरियसली मत लेना आप। अगली बार तो कभी ठीक है। है, दूसरे में नाम मत कटवा देना, पीड़ा तो नाम कटवाने की हो रही है आजकल। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। बढ़िया, मैं वो बात कर रहा था पत्नियों की, तो ये बात है, ये पीड़ा है। मैं मेरी खुद की जो मेरी पत्नी है, आप जैसे मतलब ये कलयुग में ऐसा हो रहा है, लोग दूसरे की भी लेके घूम रहे कि मैं तो ब्राह्मण आदमी, मैं मेरी ईमानदारी से बात करूंगा जो भी बहुत करूंगा। बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। और वो जो भी निकलवाएगी मुँह से अच्छा ही सही निकलवाएगी, क्योंकि मैं तो यहाँ आकर के सत्तन जी की बात पे विश्वास रखता हूँ कि यहाँ खड़े होने के बाद में बागेश्वरी करती है, आप और हम कुछ नहीं कर सकते, सब वही करवाती है। अब मैं इधर प्रोग्राम गया तो एक बार अभी हिमांशु भाई के लिए भी जोरदार तालियां आप लोग एक बार बजाएं। वाकई में एक अच्छा कवि सम्मेलन की नींव रखने का काम भाई ने किया। कमला शिक्षण सेवा संस्थान और सारथी परिवार के सहयोग से जो भाई ने कार्यक्रम, बहुत शानदार, वाकई में बहुत जोरदार कार्यक्रम करवाया। तो भाई मेरे को लेकर बनारस तब गया एक बार, कार्यक्रम 3-4 कार्यक्रम ले लिए इनने, और बोले चलो उधर चले। मैंने कहा चलो। आप गए उधर, कार्यक्रम करे, तो मेरे को बनारस में साड़ी एक पसंद आ गई। तो मैंने मेरी पत्नी को फ़ोन लगाया, अपना साड़ी ली मैंने, और मैंने उसको फ़ोन लगाया। मैंने कहा कि देख, तो मैंने एक बहुत बढ़िया जोरदार साड़ी खरीदी है, बहुत शानदार, खाली 500 रुपये की। तो बोले कि चलो बढ़िया, अच्छी बात है। मैंने कहा नहीं, मैं पार्सल कर रहा हूँ तेरे को, तू देख जरा कैसा आनंद आएगा, मज़ा आएगा। तो मैंने बोला ठीक है, रख दिया मैंने फ़ोन। तो इसने बोले यार तुमने अभी मेरे सामने 1000 रुपये की साड़ी खरीदी और भाभी को 500 रुपये की बता रहा हूँ। आदमी तो उल्टा करता है, बोला 500 की बता, 2000 की। अरे मैंने कहा मेरी लोग है ऐसी यार। बोले कैसी? मैंने कहा मैं कोई भी चीज़ खरीदता हूँ, कोई भी चीज़ लाता हूँ कि देख। बोले कितने की है? मैंने कहा ये 200 रुपये की ले। यहाँ तो अपने पास की दुकान में 150 पट्टी में मिल जाती। ठग लिया तुम्हारे को लोगों ने। भिंडी कितने की लाए? और मैंने कहा ये 25 रुपये किलो है। ये 15-15 रुपये में ठेले ठेले माली मारी फिर रही है। और मछलानी मट किसी के लेके आया तो भिंडी। वो कई बात को, मतलब उसको लगता है कि मेरे पति को कोई भी बेवकूफ़ बना देगा, तुम ठगा जाते हो। उसको मालूम है, मतलब वो मेरे पे हालांकि भरोसा करती है उसको। भरोसा कर, आप ताली तो अगली बात तो बजाओगे कि उसको ये मालूम है कि मेरा पति भले ही, देखो मेरा पत्नी कहते तो भैया हाथ ऊंचा करके ताली बजाई, मतलब दूसरा फिसल जाए उसमें। भारत का आदमी सबसे ज्यादा हंसता, रील पहले वहां बनाता, दूसरे के फिसलने का हम कितना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये देखो आप हमारी किस गर्त में जा रहे हैं, ये देखो। तो उसको, मेरी पत्नी को मेरे पे भरोसा है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये चिकना भले ही पर चालू नहीं है। चिकना भले पर चालू नहीं। तो
चलो मैंने साड़ी, तो मैंने कहा यार उसको भरोसा नहीं होता, तो मैंने कहा इसलिए मैंने बताया कि इसको, मैंने कहा देख 500 की साड़ी खरीदी तो उसको मजा आएगा, अच्छा लगेगा कि चलो अपन 1000 बता, तो फिर कहते कि यहाँ तो इधर राजवाड़ा पे मिल जाती, तो मैंने भेज दी। तो अब ठीक है, अब 2-4 दिन हुए, उसके बाद उसका फोन आया, वो पार्सल पहुंच गया। उसका फोन आया, बोले कि और क्या? मैंने कहा हाँ बढ़िया। मैंने कहा साड़ी मिल गई कि नहीं मिल गई? बोले हाँ हाँ मिल गई, बहुत जोरदार, आनंद आ गया, बढ़िया। मैंने कहा कैसी क्या लग रही? बोले अरे बहुत शानदार लग रही, बहुत अच्छी लग रही है। बोले एक और बात सुनो। मैंने कहा क्या? मैंने कहा बोले साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है आपने जो मेरे को भेजी, और आपने जो भेजी साड़ी वो मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन पास की जो विमला भाभी है उनको और भी ज़्यादा पसंद आई। आपने 500 में खरीदी, मैंने 700 रुपये में भेज दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पीड़ा है, तो हम करें क्या? मरण तो यहाँ होता है, मतलब सही ढंग से आदमी हास्य रस का कभी आदमी प्रेम भी नहीं कर सकता, दिक्कत ही है। तो ये उलझनें हो जाती हैं, दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत सारे संकट हैं। अभी ये आपने माइक बहुत अच्छा लगा रखा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है आपने लगा रखी है, हिमांशु भाई ने बहुत जोरदार टेढ़ माइक, भोंगे चोंगे व्यवस्थित, ऑडिटोरियम, बजट अच्छा है, भले कवियों को देने के लिए नहीं है लेकिन बजट बहुत अच्छा। तो मैंने माइक अभी मेरी साइज का कर लिया राकेश भाई, नहीं तो वहाँ उज्जैन में कवि सम्मेलन हुआ फरीगंज चौक पे, वहाँ उसने माइक ऐसा लगा रखा कि उसका हैंडल में जंग लगी हुई अब वो जंग लगी तो वो ऊपर नीचे ही नहीं हुए, हिले ही नहीं। लेकिन वो माइक वाला बड़ा चंट, वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे एक ईंट फंसा देता जुगाड़। कोई और भी लंबा कवि आ जाता तो वो 2 ईंट फंसा देता, कोई और भी लंबा कवि आ जाता बुंदेला जी जैसा तो माइक के नीचे 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब हुई जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं वो नीचे से ही बोला, बोले रोहित जी। मैंने कहा क्या है? बोले काम करो माइक के नीचे से ईंट हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बढ़िया। ये पीड़ा है, हाँ बसरो मेरे प्राण निकलते हैं, मेरा दुख है। बढ़िया भाई। अच्छा, मतलब और देव दर्शन भी नहीं कर सकता, भगवान का भजन भी नहीं कर सकता, उसमें भी संकट। मैं अभी महाकाल बाबा के दर्शन करने गया पिछले साल, वहाँ भी श्रावण अभी दर्शन करने के लिए, पिछले साल की बात है। इस बार के श्रावण तब योग नहीं बने, ये ले जाएगा मेरे को तो ठीक है, हिमांशु इसके भरोसे है क्योंकि कवि सम्मेलन जब इसके भरोसे कर रहे हैं तो बाकी सब रांडे रोने भी इसके भरोसे कर रहे हैं। उठा खर्चा 1 लाख रुपए सैलरी काहे की मिल रही तेरे को, हमको पाल मित्रों को। आदमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऐसा नहीं है मेरे जैसा थोड़ी है। हालांकि मैं भी करा हुआ हूँ, इंजीनियरिंग छोड़ दी मैंने, ईमानदारी से नहीं करी थी। आप ऐसा मत समझना कि बेईमान इंजीनियर खाली कुमार विश्वास जी है, मेरी भी हूँ, जैसे उन्होंने छोड़ी वैसे मैंने भी छोड़ दी। बेईमान इंजीनियर बोला हो, नहीं तो गलत पहुंच जाए वीडियो तो मेरे को मारे। अभी तक तो नहीं बुलाया, आगे भी नहीं बुलाएंगे नहीं तो। डॉक्टर साहब खैर हमारे क्षेत्र के युग पुरुष हैं। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मैं महाकाल दर्शन करने गया पिछले साल। अब देखना वहाँ क्या पीड़ा, वहाँ बाबा की सवारी निकल रही है। अब मैं वहाँ खाली अकेला नहीं गया, बाबा महाकाल की सवारी, आप लोग भी कई बार दर्शन करने गए होंगे। तो मैं दर्शन करने गया तो मेरी गुड़िया को लेके गया, 5 साल की गुड़िया मेरी, हाँ मेरी खुद की। तो मैं उसको लेकर के गया, आई, मेरे को लगा शिखा दीप्ति जी आ गई। मैं पहचानता नहीं हूँ, पोस्टर में भी लोग अलग दिखते हैं, सामने एकदम अलग दिखते हैं। अच्छे दिखते हैं, मतलब यूँ अच्छे दिखते हैं। तो ये विडंबना है। तो मैं वहाँ महाकाल बाबा, तो मैंने गुड़िया को उठा रखा गोद में, गुड़िया को जो महाकाल का नारे लग रहे, अटाटूट भयंकर भीड़, लोग एक दूसरे के ऊपर ही पड़ रहे, बिल्कुल इतनी भयंकर भीड़, जय जयकार के नारे। मैंने उसको गोद में, अच्छा मेरे को खुद को तो दिख नहीं रहा, उसको क्या दिखाऊं? मेरे को खुद को नहीं दिख रहे, दर्शन नहीं हो रहे, तो मैं उसको गुड़िया को क्या दिखाऊं? तो मैं जब नहीं दिखने लगा तो मैं धक्का देकर के घुसने लगा। उनका धक्का ही तो यार ना, धक्का देके घुसो। तो मैं धक्का देके घुसने लगा राकेश भैया, तो आगे एक बाबूजी खड़े हुए कुर्ते पजामे में, तो मेरे को देख के जोर से चिल्लाए, बोले बेटा यहाँ कहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ घुस रहे भीड़ में, और ये बच्ची को तो घर पे छोड़ के आता है इसके मम्मी पापा के पास में। तो मेरा दिमाग खराब हुआ, ताली तो अगली बात पे बजेगी आपकी। तो मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा ओ बाबूजी ये बच्ची का पापा मैं ही हूँ। तो उन्होंने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और क्या बोले, बोले बेटा इस छोरी को लेके भले मेरे माथे पे बैठ जा, पर कम से कम झूठ तो मत बोल। तालियां और अच्छी बजाओ। वाह भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ये संकट है। 2-4 लोग ऐसे बैठे हुए जैसे मैंने उनका उधार ले रखा है। अरे तालियां आप भी बजाओ मेरे बाप। देखो प्राण का क्या भरोसा, कभी भी छूट जाए निकल जाए, हंसते हुए मरे तो अच्छा के। तुम्हारी शक्ल उनको उनकी सास की तरह लग रही है। कोई बात नहीं, पर तुम्हारी शक्ल मेरे को मेरी लुगाई जैसी दिख रही है।
इसलिए मैं देख के प्रसन्न हो रहा हूँ तुम्हारा। अब ये बोलना तो ये आनंद है, यत्र तत्र बिखरा। मेरे साथ तो संकट पड़ते हैं, मतलब मैं क्या आपको क्या बताऊँ। मतलब अभी प्रोग्राम करने में वाह भाई वाह में गया शो करने, तो फोटोग्राफर ने वहाँ क्या होता है कि वीडियो के मतलब जो शूटिंग हो गई उसके बाद में वो प्रोमोज के लिए फोटो लेते हैं फोटोग्राफर। तो वो एक कवि खड़े हुए उनके फोटो लिए, आप भी इसका अनुभव ले चुके। तो वो एक कवि खड़े हुए उनका उस फोटोग्राफर ने फोटो लिए 15-20 फोटो अलग अलग एंगल से, इधर से उधर से 10 तरीके से। फिर ये दीपक भैया खड़े हुए, इनके फोटो लिए 10-15 फोटो इधर से उधर से 10 तरीके से। मैं खड़ा हुआ तो खाली एक ही फोटो लिया, बात खत्म। तो मैं बैठने लगा यार चुपचाप। तो दूसरे फोटोग्राफर ने उससे बोले अरे ले ले रोहित जी के भी फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार, अरे बोले ले ले इनके भी 10-15 फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार। बोले क्यों यार? अरे बोले इसको बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन काहे को करो। भगवान ने मेहनत नहीं करी। मतलब लोग ऐसे हल्के में लेते हैं। आदरणीय आनंद दादा बैठे हैं, बहुत बढ़िया भाई, वाह, मतलब ब्रह्मांड का सर्जन किया ईश्वर ने, तो ब्रह्मांड को ईश्वर को अच्छा लगा कि मैंने ब्रह्मांड बनाया। भगवान ने जब मनुष्य बनाया तो भगवान मुस्कुराया कि मैंने एक अद्भुत कृति बनी, मनुष्य बनाया। लेकिन जब भगवान ने मेरे को बनाया तो भगवान ठहाका लगा के हंसा और बोला मजा आ गया। तो जैसे आप हंसे ऐसे उनको हंसी आई। लेकिन जैसे आदरणीय ओपी यादव जी गंभीर होकर बैठे, वैसे उनने नारद जी ने उनसे पूछा गंभीर होकर, बोले पिताजी आपने रोहित झन्नाट को बनाया तो क्या मजा आ गया? जैसे साहब पूरी दुनिया को बना, आपने तो और भी मनुष्य बनाए। ताली तो अगली बात पे बजाएगी। नारद जी ने बोला पिताजी आपने बहुत सारे मनुष्य बनाए, प्राणी बनाए, ये रोहित झन्नाट को बनाया तो क्या मजा आ गया? अरे बोला देख तो सही, मटेरियल तो थोड़ा सा लगा लेकिन आइटम कितना जोरदार बना। बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया प्यारे। लेकिन ये अब लेकिन भगवान है उसका, वो कभी कुछ भी कर सकता है। भ्रष्टाचार खाली संसार में थोड़ी, उसके घर में भी है। किसको कैसा बना रहा है, किसको कैसा, मेरे को देखो कैसा बनाया। मतलब किसी नहीं सुंदर तो बनाया पर थोड़ा दे सकता था, लेकिन नहीं दिया उसने। मेरी हिस्से की जो लंबाई थी वो बुंदेला जी को दे दी उसने। ये भगवान आप देखते हैं, ठीक है किसी को मोटा ताजा लंबा बनाया, इसका मैं आपको तर्क दे रहा हूँ। जब महिलाएं, हमारी दीदी वगैरह महिलाएं कुछ बैठी हैं, जब महिलाएं घर में भोजन बनाती हैं, रोटी बेलती हैं, तो रोटी आटा गूंथ लिया, आटा गूंथ करके रोटी बनाई। अब आखिरी में कहीं छोटा सा लोया बच जाता है तो छोटी सी रोटी बना करके रख देती है। भगवान ने भी आटा गूंदा बनाया होगा तो सब अपने अपने छोटा सा लोया बच गया तो ये छोटी सी रोटी बना के। लेकिन मेरा ये छोटा सा कद आपको कोई जोक लगता है? मेरा ये छोटा सा कद आपको कोई जोक लगता है? अरे किसी की हंसी उड़ाना तो जमाने का रोग लगता है। और बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने। बाकी अब देखना चाहता हूं आपकी तालियां कि बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने। उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है। वाह भैया, छोटी सी रोटी गौ माता को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। अरे अरे कोई बात नहीं, ये भी आपकी तरफ से ही है। वो अल्पिना दुलाल। हाँ तो आपकी भी इच्छा ना मेरी भी है। बहुत बढ़िया। हाँ एक जगह लोग भावुक, वहाँ कोटिल अकेडमी में प्रोग्राम था, तो हम खड़े हुए और मैं सुना रहा और बड़े लोग भावुक हो गए। तो वहाँ एक दो माला पिना रहे, बाकी बच्चे वहाँ फूल फेंक रहे हैं मेरे ऊपर। ही मैंने कहा फूल फेंक रहे हो तो ठीक है, राम नाम सत्य मत बोल दो, सिक्के फूल उछाल दो तुम। मतलब इंदौरी लोग हैं, भरोसा थोड़ी है इन लोगों का। इंदौरी आदमी यूँ भी अपने मस्ती में रहता है कि। तो मैं वो डोकरी वाली बात आपने बोली तो मैं सुना देता हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि मैं जैसे भाई कई बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं, तो वो लोग बुलाते हैं कि यार भाई हमारे यहाँ प्रोग्राम है तो आप थोड़ा संचालन कर लेंगे क्या? मैंने कहा ठीक है। तो एक अग्रवाल साहब के परिवार में कार्यक्रम था, नाम नहीं लेना था पर तो उनका कार्यक्रम था। तो ये भी पीड़ा है, क्या करो। वो अपने यहाँ के अग्रवाल है। हाँ वो मथुरा वाले नहीं थे, वो इंदौर वाले ही थे। वो और वो ऐसे ही अग्रवाल लिखते थे, आपके समाज के भी नहीं थे, वो ऐसे लिखते थे। हाथी खत्म। हाँ नहीं तो आपको समाज से बात आ जाए। आजकल शौक में लिखते हैं, वो तो शौक में लिखते हैं। तो अब ये आजकल चल रहा है, समाज का चल रहा है, फलाना ढिमका बहुत माथा बड़ी चल रही। मैं ये कार्यक्रम हुआ तो मैंने इसको सुबह सुबह फोन लगाया 6 बजे। अब ये टेंशन में हिमांशु भाई बोलो क्या हो गया, क्योंकि आदमी संयोजक का टेंशन रहता है कि यार कोई कभी समय पे पहुंच जाए। 6 बजे फोन लगा रहे, मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि कहीं जा रहा हो कि दुर्घटना मना कर रहा हो तो ये गया कभी। तो बोलो क्या हो गया रोहित भाई? अरे मैंने कहा तुम्हारा कार्यक्रम बढ़िया प्रमोशन कर रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हारा कार्यक्रम की जानकारी अखिलेश यादव को तो नहीं हो रही है? अरे बोले क्यों अखिलेश यादव को? मैंने कहा वो कार्यक्रम हुआ देगा, बवाल मचाएगा, आंदोलन। बोले क्यों? अरे मैंने कहा तुम्हारा कार्यक्रम का पोस्टर देखो, रामायण, वेद, शिखा, वाह,
दीपक, क्या व्यंग है पंडित, भाई। मेरे को माथे आ जाएगा बोले तो सवर्णों का कार्यक्रम हो रहा है, बढ़िया व्यंग है, वाह वाह वाह। दलितों को अछूत रखा गया। क्या है दलित ने फलित ने, हम तो ये कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम लेकर के चलने वाले हैं। हमारा शास्त्र कह रहा है कि जो किसी को ऐसा मानता है कि ये छोटा है, ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरा बंधु है, ऐसी गणना करने वाला क्षुद्र मानसिकता का आदमी होता है। क्या बात। लेकिन सकल ब्रह्मांड को अपना परिवार मानने वाला, वसुदेव कुटुंबकम की भाषा को रखने वाला, बहुत वो बढ़िया सनातन भाई, धर्मावलंबी वाह 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 वाह। आदर को जीने वाला है। लेकिन लोग लगे हुए हैं अनशन लोग। अच्छा, इनके कारण जो ऊंचे वाले लोग हैं टीम के, पार्टी के, वो भी परेशान है। वो इतनी बढ़िया सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सबको मार मुरा दिया मोदी जी ने, जब पायलटों को भेजा, और इतनी बढ़िया सर्जिकल स्ट्राइक अभी ताजा हुई, उसके बाद में वो हमारे यहाँ एमपी के एक व्यक्ति ने कह दिया, नेताजी ने, क्या अरे बोले वो तो सोफिया उनकी वेन थी तो इसलिए हमने सोफिया को भेजा। अब वो वहाँ फंस गया। अब बताओ, वो आतंकवादी वाली बात कह दी, मोदी जी को टेंशन। अरे बोले मैं तो जैसे तैसे तो बहाना बना रहा हूँ, उन्हें बिगाड़ रहा बोले। मतलब उनकी मानसिकता, मोदी जी इतना टेंशन में, मतलब मोदी जी की मानसिकता ठीक उस आदमी की जैसे हो गई जिसका घर में ब्याह हो, जिसका खुद के घर में ब्याह हो, खुद की औलाद दारू पी करके नशे कर रही तमाशा। मतलब ये क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं जैसे तैसे तो सेट कर रहा मामला ने, मेरे वाले बिगाड़ रहे हैं। नितिन गडकरी जी टेंशन में, 3 महीने पहले उनको टेंशन, उन्हें नितिन गडकरी जी ने हाईवे वालों को फोन लगाया, 8 लेन बनाने वालों को, कंपनी वालों को, बोला कि सुनो रे, भले ही वो चौड़ी करो सड़क 2 फीट और, लेकिन ये कैमरा लगाना बंद करो। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कैमरा बंद करो, फुकड़ माथा उड़ी उड़ी मेरे वाले लेकिन ताली तो आपकी अगली बात पे बजेगी। मैंने उनको फोन लगाया नेताजी को, मैंने कहा अरे यार क्या कर रहे हो, ये फुकड़ के माथा उड़ी, अच्छा लगता है कि यार हाईवे पर। अरे भले यार रोहित जी, पिछली बार तो मंदसौर में कवि सम्मेलन हुआ, तुमने तो मंच से बोला वसुदेव कुटुंबकम सारी पृथ्वी अपनी, तो मेरे सारी पृथ्वी अपनी, सारे संसारी अपना, तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं यार, सकल भूमि गोपाल की। तो ये उनकी मानसिकता, वो आनंद ले रहे हैं, वो ठीक है। भगवान ने हर प्रकार के मनुष्य बना, कोई बात नहीं, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, उस आदमी को भी एंजॉय करना तो आप भी करो, लेकिन मर्यादा में होना चाहिए। मर्यादा में होना चाहिए हर चीज, क्योंकि हम इस भारतीय संस्कृति को लेकर के चलने वाले लोग हैं। ये व्यंग्य उस बात पर है कि भाई आपका एक छोटा सा कर्म भी आने वाली पीढ़ी को कितना दूषित कर सकता है। नहीं तो बात ये हो रही थी डोकर वाली बात, वो करके मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, चिंता मत करो आप, क्योंकि आपको टेंशन बोले अच्छा इनको टेंशन क्या, हमको बाकी को भी पढ़ना है, ये तो खींचे ही जा रहा है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं वो कवि नहीं हूँ, लोकतांत्रिक कवि हूँ, किसी की सुनने की इच्छा हो तो सुनो, नहीं तो नहीं सुनो। क्योंकि आपने वो भद्दा सा चुटकुला सुना होगा, फिर भी मैं सुना रहा हूँ क्योंकि ये जमेगा, ये बढ़िया है। के सुना, नहीं तो लोग कम से कम आपको चुटकुले बात तो नहीं बोले। वो आपने सुना होगा कवि, वो कवि के जो सुनाते रहते, कवि बंद नहीं होते, उसके ऊपर आपने सुना होगा कि वो 2 लोग बैठे हुए बस में, तो एक जने ने दूसरे से बोला, बोले भाई साहब, बोले हाँ भी, ऐसे राम राम श्याम श्याम करने के लिए, तो 2 घंटे का सफर है, तो भाई साहब बोले हाँ, बोले आप क्या करते हैं, बोले मैं कवि हूँ, कविता सुनाता हूँ, और आप, बोले मैं तो सुनता ही नहीं हूँ, बेरा हूँ। तो आदमी पहले ही प्राण छोड़ के भागता है, बोले यार ये तो सुनाना चालू करेगा, तो मेरे ऐसा नहीं हो। तो एक भाई ने मेरे को आदेश करा, तो मैं सुनाता हूँ आपको। तो मैं वहाँ जो थे महोदय, उनके यहाँ पे कार्यक्रम करने का, तो वो उनके जो आदरणीय पिताजी हैं अभी भी हैं, और जो माताजी, उनके एनिवर्सरी थी 75th 75वीं वर्षगांठ। अब 75वीं वर्षगांठ तो सोच लो आप, उन डोकरा डोकरी की क्या उम्र रही होगी। तो मैं वहाँ था, तो संचालन जब कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि, तो वो बाबूजी का दिमाग चैतन्य हुआ, जो बाबूजी थे डोकरावा, उन्होंने बोला कि हम 2 जने एक दूसरे के लिए गीत गाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है साहब आओ। तो वो बाबूजी खड़े हुए, अब उन्होंने अपनी पत्नी के लिए गाना गाया। किस प्रकार से गाया वो उसका आनंद लो। ये चांद सजो चेहरा, ये चांद सजो चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करो क्या वो सके। अब ये तो उन्होंने गाया। अब जब उनकी पत्नी खड़ी हुई, ये कवि सम्मेलन में नहीं करता, इसने उंगली करी तो, नहीं तो आप मथुरा तरफ बुलाओगे नहीं मेरे को। तो वो जो महिला खड़ी हुई, उन्होंने तालियां बजा दो, नहीं तो वो लोगों का अंतिम समय ही चल रहा है। तो ये बुजुर्गों का अपना आनंद है, लेकिन ठीक है, मस्ती की बातें बहुत सारी। मेरा मन ये कहता है कि भाई बाहर आए बिना कभी कोयल नहीं गाती। क्या गजब की पंक्तियां एक कवि ने लिखी, मेरी नहीं हो।
बाहर आए बिना कभी कोयल नहीं गाती, अग्नि बिना कभी बाती जल नहीं पाती, और माना कि जवानी तन मन को जोश देती है, माना कि जवानी तन मन को जोश देती है, मगर बुजुर्गों के आशीष बिना मुसीबत टल नहीं पाती, वाह भाई, मुसीबत टल वाह, नहीं वाह, पाती। वाह, वाह। हमारे यहाँ संस्कृति और साहित्य को और धर्म को लेकर के जिया जाता है, और धर्म सहयोग करता है। मैं एक छोटी सी बात केवल स्वागत, 1 मिनट की बात स्वागत। रख करके स्थान ग्रहण करूंगा। हमारे यहाँ धर्म और पुराण शास्त्र वेद इनका क्या महत्व है। एक बार एक महिला डोकरी अम्मा बैठ करके और भीख मांगती थी मंदिर के ड्योढ़ी पर। तो एक संत को दर्शन देखा संत ने कि ये महिला, ये डोकरी अम्मा 8-10 दिन से इस गांव में मैं प्रवास कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो देखता हूँ ये बुजुर्ग महिला भीख मांगती है। तो उन्होंने पास में जाके बैठ गए और अम्मा से पूछा कि अम्मा, बोला हाँ बाबा जी, बोला आप भीख मांगती हो, भिक्षावृत्ति करती हो, घर में कोई नहीं है, आपको बुढ़ापे में भीख मांगना पड़ा। बोले नहीं नहीं, बेटा है ना, पति तो सिधार गए, बेटा है। बोले फिर वो रोटी दाल नहीं देता? बोले नहीं नहीं, वो उसको पढ़ा लिखा दिया था, वो विदेश चले गया, वहाँ रहता है। मैं तो संत को बड़ा पीड़ा हुई। फिर उसने डोकरी में ने कहा कि नहीं नहीं, वो वहाँ रहता है और हर महीने कुछ ना कुछ भेजता है लिख करके, मैं उसको देखती हूँ। अब मैं तो अनपढ़ हूँ, पढ़ लेती हूँ, चूम लेती हूँ, मेरे बच्चे ने कुछ प्रेम भरा लिखा है और रख देती हूँ, दीवार पे चिपका रखा है ताकि मेरे को दिखे, देख देख के प्राण निकल जाए बस। अम्मा, संत ने सोचा कि ये क्या बात हुई, कुछ लिख करके भेज रहा है, 2 पैसा भेज दे तो अम्मा का जीवन यापन हो। अम्मा जी हमको घर ले चलो। संत को जिज्ञासा मन में जगी, बोला घर ले चलो। घर गए, जैसे दरवाजा किनार खोला, तीनों दीवारों पर 50-50 हज़ार के ड्राफ्ट लगे हुए हैं। हर महीने वो संतान 50-50 हज़ार के ड्राफ्ट भेज रही, चेक भेज रही है उस माँ को, लेकिन उस माँ को मालूम नहीं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या इसकी महत्ता है। ठीक उसी प्रकार से हम सनातन धर्मावलंबियों की हालत हो गई है, हम हिंदुओं की हालत हो गई है। हमारे घर में वेद रखे हैं, पुराण रखे हैं, भागवत रखी है, गीता रखी है, लेकिन हमने घर में अलमारी में रख करके हम रोज अगरबत्ती लगाते हैं, हम कभी पढ़ नहीं पाते कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे जीवन को परिवर्तित। मैं ये सत्य कह रहा हूँ, पहली बार माइक से कोई बात कह रहा हूँ कि मैंने जीवन में पहली बार भागवत पढ़ी। मेरे पापा भागवत वक्ता हैं, लेकिन जब मैंने पहली बार भागवत स्वयं पढ़ी तो मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। कई बार भागवत कथा करने का भी अवसर हुआ, 5-6 भागवत कथाएं भी की, लेकिन जो सुनने के बाद मेरे अंदर जो परिवर्तन हुआ, राकेश भैया मैं बता नहीं सकता, वर्णों में, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग पुराण शास्त्र आदि को पढ़ो, या नाम संकीर्तन ही करोगे तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा। मैं 4 पंक्तियां रख करके स्थान ग्रहण करता हूँ, और आपके हृदय की पंक्तियां, जो आपका हृदय उस गोविंद से कहता है, उस परमात्मा से कहता है। मुरली वादक ने बहुत अच्छी मुरली बजाई, एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छा। जब आपका हृदय, जब संकट में, पीड़ा में आदमी होता है ना आदरणीय अग्रवाल जी, तो उसका हृदय उस ईश्वर से क्या कहता है कि थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, इस अंतर मन के पतझड़ को सावन बना दे। वाह। थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, इस अंतर मन के पतझड़ को सावन बना दे, और दुखों के दावानल से तप रहा है ये मन मेरा, दुखों के दावानल से तप रहा है ये मन मेरा, तो आजा मेरे चितवन को मधुवन बना दे, तो आजा मेरे चितवन को। बहुत बहुत धन्यवाद।